Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. Now today we discuss unit sexual reproduction in flowering plants. तो देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसका टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी या साइफोनोगेमी यानी निषेचन। देखिए बेटा अपन ने इस से पूर्व की वीडियो में पोलिनेशन डिस्कस किया था, और पोलिनेशन की जो लास्ट वीडियो थी वो थी आर्टिफिशियल पोलिनेशन, कृत्रिम परागण, और आज हम बात करेंगे निषेचन। तो देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं निषेचन। सबसे अपन पहले बात करें निषेचन क्या है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अपन इसको कहते हैं, साइफोनोगेमी या सिनगेमी पे अपन इसे कहते हैं। तो निषेचन का मतलब है जैसे देखो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं बेटा, निषेचन। शॉर्ट में मैं कहूं तो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं, या उसके संयोग को, ठीक है। तो देखिए बेटा अपन इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संगत नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोग को संगत यानी समान जाति के, समान प्रभेद के कार्यशील नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं अपन बेटा, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं बात करूं कि ये एक क्या है, नर युग्मक है जो कि एन है, अगुणित है। तो ये हो गया नर युग्मक। दूसरा ये है मादा युग्मक, ये भी अगुणित है, एन है। ये है मादा युग्मक जो कि संगत है, समान प्रभेद के हैं, समान जाति के हैं, कार्यशील है। इनका संयोग होकर एक युग्मनज का, जो कि 2n है, द्विगुणित है, युग्मनज का निर्माण होना, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं, निषेचन। तो ये प्रक्रम क्या है, निषेचन कहलाता है। इसको अपन इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक के पराग केंद्रकों का संलयन को हम क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक व मादा युग्मक के पराग केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है बेटा, निषेचन। यानी इस केंद्र का और इसके केंद्र का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो वास्तव में नर युग्मक और मादा युग्मक के जो केंद्रक है उनका फ्यूजन होता है, उनका संलयन होता है, उससे अपन क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं। तो ये तो हो गई फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अब देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, सिनगेमी यानी समान युग्मकों का संलयन होना सिनगेमी कहलाता है। साइफोनोगेमी किसे कहता था, देखिए बेटा बीज युक्त जो पादप है उनमें नर युग्मक एक पोलन ट्यूब के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है, और उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, साइफोनोगेमी कहते हैं। तो देखिए यहां एक कंडीशन अपन डाल दें कि बीज युक्त पादपों में नर युग्मक को पराग नलिका द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता
है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? साइफोनोगेमी कहते हैं। क्लियर? तो ये है साइफोनोगेमी। क्लियर? तो ये क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट अपन बात करें बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन में, तो सर्वप्रथम मोनोट्रापा प्लांट में स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की क्रिया की खोज की थी। ठीक है, तो देखिए बेटा, सर्वप्रथम मोनोट्रापा पादप में स्ट्रासबर्गर ने 1884 में निषेचन की खोज की थी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों का संलयन या संगत क्रियाशील नर और मादा युग्मकों का संलयन या नर और मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा पादप में की थी। निषेचन जो बीज युक्त पादप होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया में नर युग्मकों को एक नलिका द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है, जिसे साइफोनोगेमी या साइफोनोगेमस कंडीशन कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। अब मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा निषेचन की क्रियाविधि। निषेचन की क्रियाविधि, देखिए बेटा, जो निषेचन की क्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। तो जो निषेचन का जो प्रक्रम है वो 5 चरणों में होता है, और वो 5 चरण कौन कौन से वो अपन बात करें। तो देखिए बेटा, निषेचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, 5 चरणों में संपन्न होती है, और इसमें से हम इन 5 चरणों में से इस वीडियो में 3 चरणों का डिस्कस करेंगे, और 2 जो चरण हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 5 स्टेप कौन कौन से? नंबर 1, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पहला चरण, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन किसके ऊपर? स्टिग्मा। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप बेटा बात करूं मैं, दूसरा है पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि। पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि। तो पराग नलिका जो निकलती है परागकण अंकुरण होने के बाद, वो पराग नलिका में वर्तिका में कैसे वृद्धि करेगी, वो है सेकंड चरण। और थर्ड चरण है वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ये 3 स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे, और 2 स्टेप
और कौन से बेटा इसके फर्टिलाइजेशन के, तो वो 4th नंबर का स्टेप अपन बात करें तो वो है बेटा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। और 5th जो कि लास्ट चरण जो है वो है नर व मादा युग्मकों का संलयन, या अपन इसे कह सकते हैं युग्मकों का संलयन। ये 5 चरण है बेटा। तो निषेचन के 5 चरण कौन कौन से? परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, परागनलिका की वर्तिका में वृद्धि, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और युग्मकों का संलयन। ये 5 स्टेप हैं किसके? निषेचन के। इनमें से 3 स्टेप जो ये पहले फर्स्ट जो 3 है इनका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और जो 2 स्टेप है ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये 3 स्टेप पढ़ेंगे बेटा। तो मैं केवल फर्स्ट स्टेप को रख देता हूं, बाकी इन 4 स्टेप को हटा देता हूं, ठीक है। तो हम पहली स्टेप कौन सी डिस्कस करते हैं? पराग कणों का अंकुरण। चलिए तो देखिए बेटा, सबसे पहली स्टेप अपन बात करें पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। देखिए एक चीज क्लियर में कर दूं, देखिए बेटा ये एंथर है, ठीक है, और एंथर का जब स्फुटन हो जाता है तो स्फुटन के पश्चात परागकण कहां आ जाते हैं बेटा? बाहर आ जाते हैं, और ये परागकण कहां पहुंच जाते हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण के बहुत सारे प्रकार मैंने इससे पूर्व की वीडियो में डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। तो परागण की क्रिया हो जाती है, तो परागण की क्रिया के पश्चात परागकण कहां अंकुरित होते बेटा? वर्तिकाग्र पर। तो देखिए बेटा परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, तो देखिए परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। कहां अंकुरित होते हैं? परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। देखो बेटा ये 2 वर्ड है, एक है परागण और एक है परागकण। परागण किसे कहते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। परागकण जैसा कि भी मैंने बताया, तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना ये क्रिया है। इसे अपन शादी भी कह सकते हैं, पेड़ पौधों की शादी होना। तो ये तो है एक क्रिया, एक एक्टिविटी है। और परागकण क्या है बेटा? परागकण पोलन ग्रेन है। इट इज सिंपल। ये स्ट्रक्चर क्या है? तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक पार्ट है, और ये क्या है? एक एक्टिविटी। क्लियर? तो डिफरेंट हो गया आपका। तो परागण के बाद परागकण कहां अंकुरित होते बेटा? वर्तिकाग्र पर। कैसे अंकुरित होते हैं वो अपन बात करें। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वहां उपस्थित जल की नमी, आर्द्रता को और शुगर जो विलियन प्रेजेंट है जो वर्तिकाग्र पर है उनका अवशोषण करते हैं परागकण। तो देखिए बेटा परागकण जल व शर्करा विलयन का अवशोषण करके फूल जाते हैं। तो देखिए जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं
तो ये वहां पहुंचने के पश्चात जल और शर्करा विलयन या शुगर सॉल्यूशन जो है उनका अवशोषण करते हैं, चूसते हैं वहां पर पहुंचने के पश्चात, और चूस कर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। कोई भी अवशोषित करेगा किसी चीज को तो वो क्या होगा, फूलेगा। जैसे कोई भी लोग आपका शोषण करता है तो शोषण करने वाला तो फूलेगा और आप क्या होंगे, पिचकेंगे। तो यही बात है यहाँ पर। तो परागकण जल व शर्करा विलयन का शोषण करके क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ये प्रक्रिया होती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए बेटा ये वर्तिकाग्र की सरफेस है और ये क्या है, वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र। ये परागकण यहां पहुंच गए और आपको पता है कि परागकण जो है द्विकेंद्रकीय और द्विकोशिकीय अवस्था में कहां पहुंच जाते हैं, पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है अधिकांश पात्रों में। याद कीजिए जब मैंने आपको क्या बताया था, नर युग्मोद्भिद का विकास बताया था, वहां ये चीज बताई थी। तो देखो एक कोशिका दूसरी कोशिका, ये कोशिका कौन सी है, जनन कोशिका, ये कोशिका कौन सी है, कायिक कोशिका, ये कौन सा केंद्र का है, कायिक केंद्र, सॉरी बड़ा बना देता हूं मैं इसको, ये बड़ा कायिक केंद्र। ठीक है, और ये इसका जनन कोशिका का जनन केंद्र। तो कितनी कोशिकाएं होगी, एक और दो, और केंद्र कितना, एक और दो, तो दो केंद्र और दो कोशिकाएं। इसी कंडीशन में अधिकांश पात्रों में परागण हो गया, परागकण पहुंच गए। ये इसकी अंतःचूल है और ये बाह्य चूल है, तो ये एक्साइन मैंने बना दी और इंटाइन बना दी, ये परागकण आप पहुंचे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, जल और उसको लेकर सोख के मोटे फूल रहे हैं, ये फूल गए भैया। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने घर वालों का शोषण करके फूलकर मोटे तगड़े हो जाते हो ना, ऐसे ये भी मोटे तगड़े हो गए घर वालों का शोषण करके, यानी इसकी घरवाली का, ये वर्तिकाग्र है इसकी घरवाली, उसका शोषण करके। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव जनन कोशिका है, और ये इसका जनन केंद्र है। हो गए फूल के मोटे तगड़े, पहली ही स्टेप हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखिए अगली स्टेप अपन बात करें। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा कि फूलकर मोटे हो गए, फूल के मोटे होंगे तो दबाव किस पे पड़ेगा, कपड़ों पर। ऐसे इसके भी कपड़ों पे दबाव पड़ेगा। कपड़े कहाँ है इसके, ये बाहर, और ये दोनों कपड़े हैं इसके, तो कपड़ों पे दबाव होगा। तो जैसे आप रोटी ज्यादा खाओगे तो पेट फूलेगा, फूल के कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तुम भी निकलेगी बाहर। तो ऐसे इन पे भी जब भी भोजन ज्यादा शोषण करेगा तो तुम भी निकलेगी, और तुम भी कहां से निकलेगी, जहां जनन छिद्र है, जहां क्या नहीं है, दबाव वाला कोष नहीं है, तो एक्साइन जहां नहीं है, तो यहां पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने पर ये क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी बाहर, पराग नलिका बाहर, इस तरीके से दबाव पड़ेगा तो पोलन ट्यूब निकला है। तो देखिए बेटा, पराग जल अवशोषण के पश्चात, फूल जाने के पश्चात पराग कण की अंतःचोल एक जनन नलिका के रूप में वृद्धि करती है। तो देखिए बेटा, परागकण की अंतःचोल है ये, और जनन नलिका के रूप में क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ कर रही है, ये कहां से निकलेगी बेटा, जहां पर जनन छिद्र उपस्थित है। जनन छिद्र किसे कहते हैं बेटा, परागकणों का ऐसा स्थान जहां पर बाह्य चोल नहीं है। तो जनन नलिका के रूप में वृद्धि करती है जो जनन छिद्रों से बाहर आती है। तो जनन छिद्रों से क्या आ जाती है बेटा, बाहर आ जाती है। तो बाहर आ गई, बाहर निकल आती है। ये जो क्या निकल गए बेटा, ट्यूब निकल गए बाहर इसकी। ठीक है,
इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, जनन नलिका कहते हैं। हो गया अंकुरण परागण। तो इस तरीके से परागकण अंकुरित होते हैं। तो देखिए अब अगले स्टेप में मैं आपको और क्लियर कर दूं। तो देखिए बेटा ये पोलन ट्यूब इस तरीके से वृद्धि करती है और वर्तिकाग्र की भित्ति का भेदन करके इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ये है बाह्य चौल और इसमें सबसे पहले आगे क्या चलता है बेटा, नलिका केंद्रक और पीछे जनन कोशिका रहती है। इस तरीके से ये इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो पोलन ट्यूब निकली। पोलन ट्यूब इसका क्या करेगी, यहां पर भित्तियों को गलाएगी। इसके लिए इसमें सेलुलेज, टैक्टिनेज और विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इसकी भित्ति को गलाते हैं और इसमें अंदर प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है, तो ये परागकण अंकुरित हो गए। अब देखिए बेटा यहां दो तरीके का अंकुरण होता है। अधिकांश पादपों में परागकण अंकुरित होकर एक पराग नलिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं बेटा, मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश पादपों में पराग कणों से एक पराग नलिका निकलती है। एक पराग नलिका निकलती है जिसे मोनोसाइफोनस स्थिति कहते हैं या कंडीशन कहते हैं। तो मोनोसाइफोनस स्थिति है और इस तरीके की स्थिति कैप्सुला में भी, कैप्सुला में कौन सी स्थिति देखने को मिलती बेटा, मोनोसाइफोनस कंडीशन मिलती है। देखो यहां पर केवल एक पराग नलिका निकल रही है, इसे मोनोसाइफोनस। देखिए कुछ पादपों में जैसे कुकर बिटेसी, मालवेसी कुल के जो पादप है, उनमें अनेक पराग नलिकाएं पराग कणों से निकलती है जिसे पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। तो पॉलीसाइफोनस जब अनेक पराग नलिकाएं निकले, जैसे कैसे मैं बताऊं आपको, ये परागकण है और इनकी ये बाह्य चोल है। यहां से भी पराग नलिका निकल जाए, इधर से भी पराग नलिका निकल जाए, इधर से भी पराग नलिका निकल जाए। इस तरीके की कंडीशन को क्या कहेंगे बेटा, पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहेंगे। तो अनेक पराग नलिकाएं निकल जाती है उससे। बाकी जो पोलन ट्यूब जो ग्रोथ करेगी वो एक ही ग्रोथ करेगी, सारी ग्रोथ नहीं करेगी। केवल वो निकलकर बाद में क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ग्रोथ एक ही करेगी। ठीक है, पर दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर आ गई आपकी समझ में। देखिए क्या हुआ, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। तो परागकण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। परागकण जल व शर्करा विलयन का अवशोषण करके फूल जाते हैं। परागकण की अंतःचूल एक जनन नलिका के रूप में वृद्धि करती है जो जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, जनन नलिका कहते हैं या परागकणों का अंकुरण कहते हैं। अधिकांश पादपों में परागकण एक पराग नलिका निकलती है जिससे अपन मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। कुछ पादपों के परागकणों में अनेक पराग नलिकाएं बाहर निकलती है जिसे पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। क्लियर। सेकेंड स्टेप अपन बात करेंगे। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, सेकेंड स्टेप अपन क्लियर करें। सेकेंड स्टेप क्या थी बेटा, सेकेंड स्टेप है क्या है बताइए मुझे, क्या थी, पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि, पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए अगली स्टेप अपन बात करें।
देखिए बेटा, पराग नलिका वर्तिकाग्र की जो परागकण है, सॉरी, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो गए, पराग नलिका निकल गई। अब पराग नलिका के द्वारा कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं। तो देखिए बेटा, पराग नलिका द्वारा कुछ जलीय एंजाइम्स का स्त्राव किया जाता है, जिससे वर्तिकाग्र की भित्ति का भेदन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जलीय एंजाइम की मैं बात करूं तो सेलुलेज, टैक्टिनेज, ठीक है, काइटिनेज जैसे एंजाइमों का सिक्रेशन होता है, जिससे इन एंजाइमों के प्रभाव से वर्तिकाग्र की जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, गल जाती है और पराग नलिका किसमें प्रवेश कर जाती है बेटा, वर्तिका। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। आगे लिखिए, पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करती है। देखिए बेटा, पराग नलिका में क्या क्या चीजें होती है, तो मैं बात करूं तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं। पराग नलिका में एक क्या होता है, नलिका केंद्रक व एक जनन सेल होती है, कुछ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो केवल दो चीजें, एक नलिका केंद्रक और एक जनन सेल। अगर जनन सेल में डिवीजन हो गया तो यहां क्या हो जाएंगे, दो नर युग्मक। ठीक है, तो यहां अगर विभाजन हो गया तो अपन क्या लिख देंगे, दो नर युग्मक। अगर विभाजन नहीं हुआ तो एक जनन सेल। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें जो पराग नलिका में जो नलिका केंद्रक है वो सदैव आगे रहता है और जो नर युग्मक है वो कहां रहते बेटा, पीछे रहते हैं। देखिए, मैं इसको लर्न करने का एक सरल सा तरीका बता दूं। बाराती कहां होते हैं, आगे। जो कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसको झेलते, तो ये एक तरीके से क्या है, बाराती के रूप में भूमिका। एक नलिका केंद्रक का कोई विशेष कार्य नहीं है, तोरण किसको बारना है, नर युग्मकों को। तो पहले तो कहां रहते हैं, वो कौन रहता है, आगे बाराती रहते हैं। तो ये जिससे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो तो ये झेल ले उसको कि कौन सी समस्या आने वाली है उसको। और जब तोरण मारना हो तो आगे कौन चला जाता है, नर युग्मक। तो इसको मारना है तोरण, तो पर तोरण मारते समय लड़ाई झगड़े का चांसेस है, तो पहले कौन रहता है कि लठ ये खाएगा। ठीक है, तो लठ इसको मिले। तो नलिका केंद्रक रहता है जिससे कि जो भी कोई समस्या आ रही है उसको ये झेल सके आराम से, और दुल्हे राजा सेफ बचा रहे। तो ये सेफ रहते हैं। तो पराग नलिका में नलिका केंद्रक सदैव आगे की तरफ होता है। तो देखिए बेटा, पराग नलिका में नलिका केंद्रक, इसे ट्यूब न्यूक्लियस भी अपन कहते हैं, इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी अपन कहते हैं। कायिक केंद्रक सदैव पराग नलिका में नलिका केंद्रक या कायिक केंद्रक सदैव आगे रहता है तथा इसके पीछे कौन रहते हैं, नर युग्मक। ठीक है, देखिए मैं बात करूं आपको, ये वर्तिकाग्र अपनी और ये वर्तिका। ठीक है, ये परागकण की
अंतःचोल और ये बाह्यचोल। ठीक है, और ये परागकण अंकुरित हो गए और ये पोलन ट्यूब निकल गए। ठीक है, पोलन ट्यूब निकल गए। इसमें सबसे आगे कौन रहेगा बेटा? नलिका केंद्र। ये नलिका केंद्र, नलिका केंद्र। क्यों कह रहे हैं इसे नलिका केंद्र? कहां पर है? नली में है, इसलिए नलिका केंद्र कह दिया, वरना इसका नाम क्या है? कायिक केंद्र। ठीक है, और यहां ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका, सीधी जनन कोशिका कह दो। अभी विभाजन नहीं हुआ इसे, अगर विभाजन हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? दो नलिका बन जाएंगे। तो ये है जनन कोशिका, जनन सेल, और ये इसमें जनन केंद्र, और यह है पूरी कायिक सेल। ठीक है, और ये क्या है? बाह्यचोल, बाह्यचोल। ये क्या है? अंतःचोल, अंतःचोल। ठीक है, तो वर्तिका में वृद्धि कर रही है, ये हो गई। आगे रहता है, एक चीज में क्लियर कर दूं, यदि वर्तिका खोखली है तो पराग नलिका आसानी से वृद्धि कर लेगी। जैसे पाइप में कोई जा रहा है तो आसानी से चला जाएगा, परंतु यदि पाइप में मिट्टी फंस गई है या कुछ सेल उपस्थित है या कोशिका उपस्थित है तो ये इन कोशिकाओं को गलाकर वृद्धि करेगी। गलाएगी किससे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों द्वारा। तो गलाते हुए वृद्धि करने जाना तो है उसको वहां पर। ठीक है, तो चाहे भीड़ कितनी हो, तोरण तो मारना ही है। तो वही बात है यहाँ पर, दूल्हे राजा अपने आप स्पेस दे देगा, तो वही बात है, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी इसको। ये तोड़ते ही कोशिकाओं को अंदर जाएगा, चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेगा। तो देखिए अपन ने कंडीशन लिख दी ये। अब देखिएगा जनन कोशिका में, जनन सेल में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री जब विभाजन होगा तो इससे क्या बनेंगे? दो नर युग्म। तो देखिए ये जनन सेल, अब इसमें समसूत्री विभाजन हो गया। ये लो साहब, समसूत्री विभाजन कर दो मैं इसमें, ये कर दिया अपन ने विभाजन, और क्या बन गए? एक नर युग्मक ये और दूसरा नर युग्मक ये। तो ये दो नर युग्मक बन गए, इन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा? नर युग्मक। ये नर युग्मक बन गए, क्योंकि मैंने कहा था कि लगभग 60% पात्र में द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय अवस्था में पोलिनेशन होता है, और जो 40% बच रहे हैं उसमें त्रिकोशिकीय और त्रिकेंद्रीय। अब देखो ये त्रिकोशिकीय और त्रिकेंद्रीय की अवस्था होगी, एक केंद्रक, दूसरा केंद्रक, तीसरा केंद्रक, तीन केंद्रक कोशिकाएं, तीन नलिका कोशिका, एक नर युग्मक, दूसरा, क्योंकि ये भी कोशिका का ही रूप है, तो होगी तीन कोशिकाएं और तीन केंद्र। इस अवस्था में भी हो सकता है, तो वो नर युग्मक हो जाएंगे। अब देखिए जनन सेल समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक बनते हैं जो अचल होते हैं, अचल नॉन मोटाइल होते हैं, गति नहीं कर सकते। पोलन ट्यूब इसे क्या पहुंचाएगी? अंड कोशिका के पास पहुंचाएगी। अब ये वृद्धि करती रहेगी। वृद्धि करने के लिए इसको बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है, वो अपन यहां बात करेंगे। तो ये ग्रोथ करेगी बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नलिका केंद्रक जो है वही पराग नलिका की वृद्धि का नियमन करता है। तो पहला कार्य किसका? बरातियों का, यानी नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक पराग नलिका की वृद्धि करवाता है। ठीक है, पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरोन और कैल्शियम तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं पराग नलिका की वृद्धि हेतु कैल्शियम व बोरोन तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन बात करें, पराग नलिका के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आवश्यक है। तो पराग नलिका की वृद्धि के लिए, तो पराग नलिका
की वृद्धि हेतु 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अति आवश्यक है। तो इस कंडीशनों में पराग नलिका वृद्धि करते हुए कहां पहुंच जाती बेटा? ओव्यूल के पास, बीजांड के पास पहुंच गए बीजांड के पास। अब अपना काम अगला तीसरा स्टेप आ गया। ठीक है, तो यहां तक की क्रिया समझ में आ गई आपके। चलिए थर्ड स्टेप अपन बात करें। थर्ड स्टेप क्या है बेटा अपनी? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो थर्ड स्टेप अपन बात करें तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है बेटा, देखिए यहां पहुंच गए दरवाजे पर, तोरण मार लिया, सब कुछ खत्म। अब इसका प्रवेश का कोई बारातियों को कुछ नहीं दिया, बाहर से दौड़ा दी, भैया बाहर रहो, अंदर। अब वो घर में कैसे प्रवेश करना है वो अपन बात करें। तो देखिए पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब मेन प्रवेश होता है तब बीजांड द्वार की तरफ से, जो दरवाजे से होता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो सीधा डायरेक्ट बिना तोरण मारे, अगर मान लीजिए नाबालिग है तो उसको कोई तोरण नहीं, डायरेक्ट प्रवेश करवा देंगे। कभी छत से कभी बाड़े से बाहर कूद के आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है। तो ऐसे ही पराग नलिका जो बीजांड में प्रवेश करेगी वो कैसे प्रवेश करती है वो अपन बात करें तो देखिए बेटा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से ये प्रवेश कर सकती है। ठीक है, वो अपन बात करेंगे यहां पर। देखिए मैं आपको डायग्राम से ये समझाऊंगा किस तरीके से ये प्रवेश करती है। सबसे पहले तो ओव्यूल जानते हो आप, बीजांड जानते हो, ये क्या है बेटा? भ्रूणकोश। ये क्या है? अंडकोशिका। ये क्या है? सायकोशिका। ठीक है, ये द्विध्रुवीय केंद्रक सेंट्रल कोशिका, और ये प्रतिमुखी सेल। यह है बीजांड काई, यह है अंतर अध्यावरण, यह है बाह्य अध्यावरण, और ये हो गया अपना ओव्यूल। तैयार, बीजांड हो गया। अब देखिए तीन तरीके से प्रवेश होता है। नंबर एक, कौन सा प्रवेश? बीजांड द्वारी प्रवेश। आप मुझे नामांकन बताएंगे, ये क्या है बेटा? बीजांड द्वार। ये क्या है? बीजांड व्रंत। ये बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, बीजांड काई, अंडकोशिका, सहायक कोशिका है, द्विध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका है, निभाग, हाइलम। ठीक है, जिसे अपन नाभिका कहते हैं बीजांड। तो ये है बीजांड द्वारी प्रवेश। जब देखो बेटा बीजांड द्वार कहां है? ये तो जब पराग नलिका यहां से बीजांड में प्रवेश करे, कहां से? बीजांड द्वार से। इसे क्या कहेंगे बेटा? बीजांड द्वारी। तो पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश। एग्जाम्पल बेटा, अधिकांश पादपों में, अधिकांश पुष्पी पादपों में, और कैप्सेला में भी ऐसा होता है। कैप्सेला मैंने पहले बताया था कि कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में अधिकांश जितने भी जो पुष्पी पादपों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया गया है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें अक्सर ज्यादातर कैप्सेला में ही ये जितनी भी रिप्रोडक्टिव जो है स्थितियां, पोजीशन है, वो इसी में देखी गई, इसीलिए अपने इसका नाम लेते हैं। अधिकांश पुष्पी पादपों में उसमें विशेषकर कैप्सेला। तो बीजांड द्वारी प्रवेश होता है। ठीक है, मैंने बता दिया बीजांड द्वार से, यानी जब गेट से जाए, ये है मेन दरवाजा। ठीक है, जहां से तोरण करने के पश्चात दूल्हे राजा अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी बेटा वो है
जिसे अपन कहते हैं निभागी, निभागी प्रवेश। पराग नलिका निभाग से प्रवेश करे। कहां से प्रवेश करे बेटा? निभाग। निभाग कहां है? ये निभाग का एरिया है। तो जब पराग नलिका कहां से प्रवेश करे? यहां से। तो देखिए बेटा, मैं इसी एक ही डायग्राम में मैं बता रहा हूं तीनों स्थितियां, बाकी आप अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। ये है निभागी प्रवेश। अगर घर के पिछवाड़े से प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नाबालिग है तो उधर से लाएंगे उसको, तोरण तो मरवाएंगे नहीं इतना अच्छा, ठीक है, तो पीछे से प्रवेश करवा हो गया। ये है बेटा निभागी प्रवेश। और इस तरीके का जो प्रवेश है वो अखरोट में देखने को मिलता है। अखरोट, अखरोट में देखने को मिलेगा निभागी प्रवेश। लास्ट अपन बात करें बेटा वो है अद्यावरणीय, अद्यावरणीय प्रवेश, या इसे अपन मध्य प्रवेश बोलते हैं। मध्य प्रवेश, मध्य मार्ग से, मिजोगेनी। ठीक है बेटा, जब कहां से प्रवेश करें? जब पोलन ट्यूब यहां अद्यावरण से इसमें प्रवेश करे। तो पराग नलिका जब कहां से प्रवेश कर रही है? अद्यावरण से प्रवेश कर रही है। इस तरीके से प्रवेश करें। यह है कौन सा? मध्य प्रवेश या मेजोगेमी को बोलते हैं बेटा, इसे मध्य वर्गीय प्रवेश, सॉरी मध्य प्रवेश। तो इसमें देखो ओव्यूल्स के कहां से जा रही है? मध्य में से जा रही है। इसी कारण से मेजोगेमी या अद्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो देखिए बेटा, पराग नलिका अद्यावरण से प्रवेश करें तो उसे अपन कौन सा प्रवेश कहते हैं बेटा? अद्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। और कुकर बिटा में, कुकर बिटा कद्दू में कैसा प्रवेश होगा? या कुकर बिटेसी फैमिली, जिसमें कद्दू, ककड़ी, लौकी, तरबूज, खरबूजा ये आते हैं, ये सारों में प्रवेश कैसा होगा बेटा? मध्य मार्गीय प्रवेश होगा या अद्यावरणीय प्रवेश होगा। ठीक है। कभी कभी कुछ बातों में इस जो ये देखो बेटा, ये किसका रूप है? ये एक तरीके से किसका रूप है? बीजांडव्रंत का। तो बीजांडव्रंती प्रवेश भी होता है कुछ स्थितियों में। यहां पर ये बीजांडव्रंत का पार्ट होता है, तो ये बीजांडव्रंत के द्वारा भी प्रवेश हो जाता है, यहां से भी प्रवेश हो जाता है। और इसे बीजांडव्रंती प्रवेश न करके अपन मिजोगेमी कहते हैं, क्योंकि ये भी मध्यवर्ग स्थिति में ही है, इसीलिए इसे मिजोगेमी कहते हैं। इसको बीजांडव्रंत से हो जाता है। और जो पिस्ता होता है, पिस्ता में इस तरीके का प्रवेश होता है। तो इसे अपन एक और अगर अपन इसी में रहेंगे बेटा, इसी में, तो बीजांड व्रंत से प्रवेश किसमें बेटा? पिस्ता में। पिस्ता में इस तरीके का प्रवेश होता है। तो देखिए बेटा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश अपन बात करें, बीजांड में प्रवेश कर रहे हैं, न कि भ्रूणकोश में। ये भ्रूणकोश है, इसमें प्रवेश नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। हमने बीजांड व्रंत में प्रवेश किया और ये कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। यह है बीजांड द्वारी प्रवेश, जब बीजांड द्वार से प्रवेश हो। यह है निभागी प्रवेश, जब निभाग से प्रवेश हो। यह है अद्यावरणीय प्रवेश, जब अद्यावरण से प्रवेश हो। यह है अपन कहें कि मध्य स्थिति में है, इसलिए दोनों को ये बीजांड व्रंत से हो रहा है, इसको भी अपन बीजांड व्रंती प्रवेश कह सकते हैं कहने के लिए तो, परंतु होता मध्य भाग से ही है, इस कारण से इसको मिजोगेमी में ही इंक्लूड किया गया है। जो बीजांडधारी प्रवेश है वो अधिकांश पादपों में होता है। और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो कैप्सेला में निभागी प्रवेश, जो कि निभागी भाग से होता है और ये अखरोट में देखा गया है। और अद्यावरणीय प्रवेश कुकर बिटा में देखा गया है। और जो बीजांडव्रंत से जो प्रवेश होता है वो पिस्ता में देखा गया है। तो ये थे बेटा निषेचन की क्रिया के 3 स्टेप। जो 2 स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।